ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलरली पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 पे। यानी कि मैंने आपके साथ अभी तक फिलहाल 6 लेक्चर शेयर कर लिए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आपका कोई लेक्चर छूटा हुआ है या फिर किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ। उस लिंक के थ्रू आप जाइएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देन उन प्लेलिस्ट पे आप पर्टिकुलर वीडियो के जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस वीडियो के लेक्चर्स चाहिए, आप वहां मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो देखिए, अभी हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, यानी कि लेक्चर नंबर 7 पे। और आज के 7th लेक्चर के अंदर अगेन हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, बट काफी आसान सा टॉपिक है, जो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ड्रग की कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है, हमने जैसे लास्ट के लेक्चर्स पे भी देखा हुआ है। तो आज हमने एक बात करनी है कि अगर ड्रग की कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर पर जस्ट हमने सिंपल से टॉपिक पर डिस्कशन लेना है। ओके, अब डिस्कशन कैसे लेंगे, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे, तो वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देन हम पर्टिकुलरली अपने टॉपिक पर डिस्कशन लेंगे। देखिए, एग्जाम पे भी आपने अपना आंसर कुछ इस तरीके से ही रखना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, पहले आप वो एक्सप्लेन करेंगे। देन आप बताएंगे कि जनरली हमारे पास 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और वो 3 मेजर फैक्टर को एक 3 कैटेगरी के फॉर्म में रखा जाता है। जनरली 3 कैटेगरी हमारे पास रहती हैं। एक होती है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी, दूसरी होती है केमिकल स्ट्रक्चर की कैटेगरी, और तीसरा होता है स्पेशल कंसिडरेशन। ये 3 कैटेगरीज हैं, और इन 3 कैटेगरीज के अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमने क्या करनी है, ये तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करना है। पहले हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजियोकेमिकल एक्टिविटी की कैटेगरी डिस्कस करेंगे, और इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, जैसे सॉलिबिलिटी हो गया, जैसे पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, जैसे आयनाइजेशन हो गया, देन इन सारे फैक्टर्स को क्या है, हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पहली देखा, पहला कैटेगरी देखा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसका नेक्स्ट रहेगा हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हम देखेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर अफेक्ट होने की वजह से कैसे किसी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो केमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, तो ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली आपका तीसरा क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन। तो स्पेशल कंसिडरेशन भी क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इसके अंदर आपके 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है डायमेंशन ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा होता है इंटर एटमिक डिस्टेंस, और तीसरा होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये तीनों फैक्टर्स को देन हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आपने जिस इतनी सी चीजें आपके लेक्चर पे डिस्कस करानी है, तो देखो आसान सा लेक्चर है, सिर्फ थ्योरी है, समझने की नीड है, और बाकी सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, डेफिनेटली आपको भी सारी चीजें क्लियर आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। कि लेक्चर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली समझ लेते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें हम लास्ट के लेक्चर से वैसे डिस्कस करते आ रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एंटिटी टू अचीव अ डेफिनेट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन अ टारगेट मॉलिक्यूल। और ये कॉन्सेप्ट को फर्स्टली दिया गया था जैक्सन एट ऑल ने 2007 पे। तो क्या होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, देखिए हमारे पास कोई ड्रग है, एक ड्रग के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता है, हमने जैसे लास्ट के लेक्चर पे भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपके ड्रग के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो सारे मॉलिक्यूल्स की, सारे फंक्शनल ग्रुप की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे, अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो वही चीज बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी आप क्या बोलोगे, तो ये बोल रहा है वो जो मॉलिक्यूल्स आपके ड्रग में प्रेजेंट हैं, उन मॉलिक्यूल्स की ये कैपेसिटी कि जिसके थ्रू वो अपने टारगेट मॉलिक्यूल को, हमारी बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर है, हमारी बॉडी के अंदर जो टारगेट मॉलिक्यूल है, उनसे इंटरेक्ट कर लेते हैं, उनके साथ कंबाइन करते हैं, और कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको जो शो करते हैं, इसी कैपेसिटी को आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लियर हुआ, मैं वापस से बोल रही हूँ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, हमारी ड्रग है, हमारे
हमारे ड्रग में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हमारी जो ड्रग है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स या फिर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बनी हुई है, और सारे मॉलिक्यूल्स का अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हमको पता है हमारी ड्रग जो है वो अपना फंक्शन कब शो करेगी, जब हमारी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इनटेक की जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिव साइड है या फिर आप बोल सकते हो रेसेप्टार है, उस रेसेप्टार के साथ जब हमारी ड्रग इंटरेक्ट करेगी और आफ्टर इंटरेक्शन ड्रग और रेसेप्टार का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स के बाद ही हमारा ड्रग अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है, अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। तो ये इफेक्ट शो करने की जो कैपेसिटी है, ये इफेक्ट शो करने की जो टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। समझ में आया? तो वही चीज लिखिए कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है? हमारे ड्रग्स में जो मॉलिक्यूल एंटिटी है वो जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ रेसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन के बाद जब वो अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट अपना जो रिस्पॉन्स शो करता है, उसी कैपेसिटी को उसी टेंडेंसी को आप क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो लास्ट के लेक्चर पे मैंने आपको ये सारी चीजें रेसेप्टर कैसे ड्रग के मतलब ड्रग आपकी बॉडी के अंदर रेसेप्टर से कैसे इंटरेक्ट करती है, कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये हमने जैसे एंजाइम के केस में होता है वैसे ड्रग के केस में होता है, जो मैं आपको लास्ट के लेक्चर पे समझा चुकी हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ये फर्स्टली किसने दिया था, बताया जैक्सन एट ऑल ने दिया था। कब दिया था? 2007 में दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ, तो देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इट इज मेजर्ड बाय द एक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कॉज दैट एक्टिविटी एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द बायोलॉजिकल एसे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये बोल रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की एक दूसरी डेफिनेशन भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये बोल रहा है ना, अगर आप इसे मेजर करना चाहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई क्या? तो ये बोल रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, ये बोल रहा है अगर आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, अगर हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है? वो कैपेसिटी है, वो टेंडेंसी है जिसके थ्रू आपके टारगेट मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स है वो अपना कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। तो ये बोल रहा है वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसमें आपका मॉलिक्यूल वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को शो करता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? मेजर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसी के थ्रू क्या है? हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जनरली हम मेजर कैसे करते हैं? बाय अ बायोलॉजिकल एसे। तो वही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द बायोलॉजिकल एसे। इतनी चीज क्लियर है? और ये चीज हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? पहले के लेक्चर पे, बायोलॉजिकल एसे एंड ऑल। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये पॉइंट दो आप समझे। तो इन दोनों पॉइंट को आपने कहाँ डिस्कस कराना है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो फर्स्टली आपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्लियर किया। नाउ अब आप बताएंगे फैक्टर्स कौन से हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमने जैसे पहले ही बोला कि 3 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल स्ट्रक्चर एंड तीसरा है स्पेशल कंसिडरेशन। अब ये तीनों को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं। ओके, कि हमारी पहली कैटेगरी क्या है? तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फिजियोकेमिकल एक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब फिजियोकेमिकल एक्टिविटी क्या इंक्लूड कर रहा है? तो पहले फिजियोकेमिकल एक्टिविटी या फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के लिए 2 लाइन लिखी हुई है, इसे भी सुन लीजिएगा। ये बोल रहे द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कंसीडर्ड इन अ डिस्कशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज or they all related to a transport of a drug molecule to its site of action। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बोल रहा है ना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कशन में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये पता करना कि ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन से फैक्टर्स को थ्रू अफेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी उन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करती है जो कि क्या आपको बताते हैं कि जब आप ड्रग मॉलिक्यूल को इंटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉडी में इंटेक करने के बाद डायरेक्टली अपनी एक्टिव साइट को तो रीच नहीं करता, पहले वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो वो जो पूरी ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है, ड्रग मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट होने के बाद देन जाके वो अपनी डेस्टिनेशन यानी कि अपनी साइट ऑफ एक्शन पे रीच करता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम किसके थ्रू समझते हैं? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के
बारे में डिस्कशन करना मस्ट है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है सॉलिबिलिटी। तो मतलब इसके अंदर जो पहला फैक्टर फिजियोकेमिकल एक्टिविटी के अंदर जो पहला फैक्टर जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है सुनेगा। तो फर्स्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है अ ड्रग गिवन ओरली एंड पैरेंटली मस्ट ट्रैवल सर्वर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। तो ये बोल रहा है जैसे हम ड्रग को टेक करते हैं, तो ड्रग को जब भी हम लेते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, आइदर ओरली ले सकते हैं या फिर पैरेंटली ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं तो हमारी ड्रग क्या है, डायरेक्टली अपने साइड ऑफ एक्शन पे रीच करने से पहले या फिर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हमने ऊपर बोला। तो वही चीज बोल रहा है कि ड्रग क्या है, चाहे हम ओरली लें या फिर पेरेंटली लें, ये पहले हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद क्या है, वो बहुत सारी बॉडी के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, उन सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है। उसके बाद क्रॉस करने के बाद जाके हमारी डेस्टिनेशन यानी कि साइड ऑफ एक्शन, जहां उसने अपना रिएक्शन शो करना है, जहां पे उसने रीच करना है, उस पॉइंट पे पहुंचता है। ओके, अब ये बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ पैसेज डिपेंड अपॉन द सॉलिबिलिटी। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी लगेगी, आपके ड्रग की जो एफिशिएंसी होगी उन सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए और देन जाके अपनी डेस्टिनेशन यानी कि साइड ऑफ एक्शन में पहुंचने के लिए जो उसकी टोटल एफिशिएंसी होगी, वो टोटली किस पे डिपेंड करेगी, आपकी ड्रग की सॉलिबिलिटी पे। यानी कि आपके ड्रग में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी कैसे है, तब जाके हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। अब सॉलिबिलिटी होती क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिबिलिटी डिफाइन एज हाउ ए ड्रग सॉल्युबल इन एन वाटर सॉरी बॉडी। तो ये बोल रहे हैं सॉलिबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ड्रग की अगर आप सॉलिबिलिटी बताना चाहते हो तो ड्रग की सॉलिबिलिटी मतलब ये हुआ कि हाउ ड्रग सॉल्युबल इन बॉडी। हम लोग जब ड्रग को इनटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग जा रही है वो कैसे सॉल्युबल हो रही है, उसी को हम उसकी सॉलिबिलिटी बोलेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, इट कैन बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस मेटाबॉलिक कंडीशन। अब ड्रग की सॉलिबिलिटी क्या है, चेंज भी होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है रेगुलरली। किसके बेसिस पे, मेटाबॉलिक कंडीशंस के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ना, ये बोल रहा है अगर आपकी ड्रग का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, वहां उस ड्रग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जितने छोटे होंगे, तो आपको पता है स्मॉलर साइज की चीजें जल्दी सॉल्युबल होती है। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉलर साइज मतलब क्या हुआ, हायर सॉल्युबिलिटी, एंड लार्जर साइज मतलब क्या हुआ, लेसर सॉल्युबिलिटी। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो हमको पता है पोलर ग्रुप कहाँ सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट पे, और नॉन पोलर ग्रुप कहाँ सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसमें कोई ऐसे ग्रुप है जो कि पोलर है, तो पोलर है इट मींस क्या हुआ, वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन पोलर ग्रुप की बात करें, अगर आपकी ड्रग में कोई नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो नॉन पोलर ग्रुप क्या होंगे, कभी भी वाटर के थ्रू तो सॉल्युबल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, लिपिड। यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका पर्टिकुलरली क्या होगा, लिपिड। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड से बनी होती है, तो लिपिड को क्रॉस करने के लिए आपका जो मॉलिक्यूल है उसके पास नॉन पोलर ग्रुप होना मस्ट है। बिकॉज नॉन पोलर मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है बट लायोफिलिक होता है, ठीक है, यानी कि वो लिपिड की ओर अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप लिपिड की मेम्ब्रेन क्रॉस करवाना चाहते हैं अपनी ड्रग के थ्रू, तो आपके ड्रग में कोई ना कोई नॉन पोलर ग्रुप होना मस्ट है। ओके, अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको पता है जितना छोटा साइज होता है उतने ज्यादा सरफेस एरिया, और जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा सॉलिबिलिटी। तो ये हमारे क्या फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आपने ये फैक्टर्स डायरेक्टली लिखना है कि सॉलिबिलिटी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है। ओके, तो बस इतनी चीज होगी आपकी सॉलिबिलिटी के अंदर। नाउ नेक्स्ट है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या काम करेगा, तो देखो पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में हम क्यूएसएआर पे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है सुनेगा, ये बोल रहा है आफ्टर द कंसर्न, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आफ्टर द कंसर्न विद द सॉलिबिलिटी इन एन पोलर सॉल्वेंट सच एज अ वाटर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज अ लिपिड, मोर स्पेसिफिकली वी हैव इंटरेस्टेड इन एन ड्रग पार्टीशन कोफिशिएंट which is the relative solubility between these two phases। इसका मतलब क्या है, देखो ये बोल रहा है सॉलिबिलिटी के केसेस पे हमने ये देखा, सॉलिबिलिटी किससे कंसर्न कर रही थी कि अगर आपका जो ड्रग है उसमें अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर पे डिसॉल्व होगी, अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे लिपिड में डिसॉल्व होगी। अब लेकिन ये बोल रहा है कि अब हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड कहाँ, अब हम लोगों ने पर्टिकुलर क्या चीज डिस्कस करनी है, अब हमने बात करनी है कि ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होगा। अब पार्टीशन कोफिशिएंट
आपको क्या बताता है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के बारे में। अभी आप सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप अगर आप पर्टिकुलर पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पार्टीशन कोफिशिएंट आपको रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएगा, यानी कि ये आपको बताएगा कि कोई भी ड्रग अगर पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व हो रही है, यानी कि दो फेजेस पे, एक पोलर एक नॉन पोलर फेज, अगर इन दोनों में सॉल्युबल हो रही है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में उनकी क्या सॉल्युबिलिटी है, इसको रिलेट करते हुए, इनका रेशियो निकालते हुए अगर जो हमको वैल्यू मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, सच ए कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रेटिंग इट बाय विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि वही चीज बोल रहा है, आपको क्या करना होगा, अगर किसी भी ड्रग के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो उस ड्रग को आप दोनों फेजेस पे, यानी कि पोलर एंड नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट पे आप डिसॉल्व करोगे, यानी कि एक्वस एंड लिपिड दोनों में डिसॉल्व करोगे। देन उसमें आप चेक करोगे कि उनमें कितनी, उनके उनके बीच में एक रिलेशन, एक रेशियो क्रिएट करोगे, उसी रेशियो को आप क्या बोलोगे, ड्रग पार्टीशन कोफिशिएंट। ओके, अब ये बोल रहे द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एन टू फेसेस इज अ पार्टीशन कोफिशिएंट। तो वही चीज हो गया कि ड्रग का कितना रेशियो बन रहा है, आपका ड्रग के कंसंट्रेशन का क्या रेशियो बन रहा है डिफरेंट फेसेस पे, पोलर एंड नॉन पोलर दोनों फेसेस पे, इसी को आप क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है एनी रेशियो ग्रेटर देन 0.01 इंडिकेट एप्रिसिएबल लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो ये बोल रहा है अगर आपका रेशियो क्या हुआ, ग्रेटर देन 0.01 आया, तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे कि ड्रग में क्या होगा, जो आपकी ड्रग है वो क्या होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी किसके टुवर्ड्स होगी, लिपिड के थ्रू होगी, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के टुवर्ड्स होगी। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर इंक्लूड हुआ। नाउ थर्ड फैक्टर क्या होता है, तो थर्ड फैक्टर है आपका आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो बाय थ्योरी में आपको लेके हुए चल रही हूँ, तो सुनेगा। तो ये बोल रहा है आयनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस द ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन और बी रिक्वायर्ड टू बाइंड टू अ टारगेट साइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आपको बोल रहा है ना, जो आपकी ड्रग है, ड्रग के अंदर मॉलिक्यूल्स है, और आपके पास देखो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि आयनाइज्ड हो जाए। अगर आपकी ड्रग में जो मॉलिक्यूल है वो अगर आयनाइज्ड हो जा रहे हैं, उसमें आयनाइजेशन देखा जा रहा है, तो आयनाइजेशन, ड्रग के अंदर जो आयनाइजेशन हो रहा है वो कैसे ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आयनाइजेशन किसको इन्फ्लुएंस करता है, ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं, डिफरेंट टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने तो आपकी ड्रग को पड़ेगा, तभी तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, ड्रग पूरी ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये बोल रहा है ये जो ड्रग ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस रहता है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये किसके थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये किसके थ्रू अफेक्ट होता है, बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग। अगर ड्रग में आयनाइजेशन हो रहा है, अगर ड्रग में आयनाइजेशन नहीं हो रहा, उसके बेसिस पर आपके ड्रग की ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो ड्रग का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन भी अफेक्ट होता है। और ये जो फैक्टर है ये कहाँ रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू बाइंड टू अ टारगेट साइट, यानी कि ड्रग का टारगेट साइट में बाइंडिंग कराने के लिए, उनका इंटरेक्शन कराने के लिए आयनाइजेशन का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट बोल रहा है वीक एसिड ड्रग। तो ये बोल रहा है सपोज आपके पास एक ऐसी ड्रग है जो कि क्या होगी, वीक एसिड, और उसके लिए पीके वैल्यू आपकी 3 to 7 है। तो उस केस में आपका ड्रग का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये बोल रहा है अनआयनाइज्ड एट अ गैस्ट्रिक पीएच एंड ऑब्जर्व टू अ स्टमक। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बोल रहा है उस केस में आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आपकी जो ड्रग है वो क्या होगी, गैस्ट्रिक पीएच की रेंज में अनआयनाइज्ड होगी। अनआयनाइज्ड मतलब आयंस में ब्रेक नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका एसिड वीक एसिड ड्रग है, तो उस केस में वो गैस्ट्रिक पीएच की रेंज में तो अनआयनाइज्ड रहेगी, और हमारी बॉडी में जो स्टमक है वहां जाके ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, एग्जांपल के लिए एस्प्रिन। ओके, अब सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है वेरी वीक एसिड एंड बेस। तो ये बोल रहा है अगर आपकी ड्रग क्या होगी, वेरी वीक एसिड एंड बेस होगी, जिसके लिए पीके वैल्यू 3.49 पर लाई करेगी, तो इनका क्या हाल होगा, तो ये बोल रहा है अनआयनाइज्ड एट अ ऑल पीएच। ये क्या है, किसी भी पीएच में आप इसे ले लो, ये अनआयनाइज्ड ही रहेगी, यानी कि आयंस में ब्रेक नहीं होगी, और एब्जॉर्ब फास्टर ओनली कंडीशन दैट अनआयनाइज्ड फॉर्म अ नॉन पोलर एंड द लायोफिलिक। ओके, अब अगला क्या पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका वीक बेस। ये बोल रहा है अगर आपकी ड्रग क्या होगी, वीक बेस होगी, और जिसके लिए पीएच आपका कितना होगा, पीके वैल्यू कितनी होगी, 7 to 11 के रेंज पे होगी, तो इनका क्या हाल होगा, ये कैसे अफेक्ट करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग्स होंगी वो आयनाइज्ड हो जाएंगी एट अ स्टमक पीएच 1 to 3। तो स्टमक का जो पीएच रहता है वो काफी एसिडिक रेंज रहता है,
यानी कि 1 to 3 रहता है, तो उस रेंज पे आपके जो ये वीक बेस जो ड्रग है ये आयनाइज्ड हो जाएंगे और एनआयनाइज्ड कहाँ होंगी? एट अ इंटरस्टिशियल पीएच एंड एब्जॉर्ब, ठीक है। और ये कहाँ अनआयनाइज्ड होगी, यानी कि कहाँ पर ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगी? जब आपका पीएच का रेंज क्या होगा? इंटरमीडिएट हो जाएगा या फिर इंटरस्टिशियल हो जाएगा, यानी कि बीच का हो जाएगा, और उस रेंज पे जाके ये एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। और कुछ ड्रग्स के नाम यहाँ पर को आपके लिए ऐड किए हुए हैं। बाकी अगला फैक्टर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या हाल है? तो बोला अगर स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके लिए पीके वैल्यू आपकी कितनी 11 है, तो ये आयनाइज्ड एट ऑल जीआई ट्रैक पीएच एंड पुअरली ऑब्जॉर्ब। तो ये क्या है? सारे पीएच रेंज पे तो आयनाइज हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन बॉडी में क्या होंगे? बहुत रेयरली एब्जॉर्ब होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्या दिया हुआ है? गुनाथ्रिडिन। तो ये आपके क्या एक टाइप की ड्रग है जिसमें ये बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो आयनाइजेशन में जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पहले बताना है आयनाइजेशन कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और अगर आयनाइजेशन का फैक्टर कैसे वरी करेगा, अगर आपकी ड्रग का पीएच कैसा होगा, वो कैसी होगी, वीक एसिड होगी, बेस होगी, कैसी होगी, उसके बेसिस पे पीएच का रेंज पे आपने उसे बताना है, और उसमें उसके एग्जांपल्स आपको बता और कैसा उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर, वो चीज आपने एक्सप्लेन करना है आयनाइजेशन के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? अब देखिए, अब बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, यानी कि आपका ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पर आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, इसके अंदर आपके दो फैक्टर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों ही बहुत आसान है। देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है व्हेन ए ड्रग इज डिसॉल्व इन एन वाटर इट मस्ट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द वाटर। तो इसका मतलब क्या है? देखो आसान सी बात है, ये बोल रहा है जब आपका कोई ड्रग वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बनाएगा, क्यों? वाटर में आपके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बोलूं कि आपकी जो ड्रग है उसमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे कोई हेटेरो एटम आपकी ड्रग में प्रेजेंट है, तो आपको पता है इन हेटेरो एटम और वाटर में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन को ही तो आप बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और वहां उसका इंटरेक्शन वाटर के साथ होता है, यानी कि ड्रग को आप जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक वहां पर को हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, और कैसे होता है उसी को नेक्स्ट लाइन पर दिखाया गया है। ये बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ हेटेरोएटम लाइक अ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड फ्लोरीन एंड ऑल एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम ऑफ अ वाटर। तो अगर इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपकी दो टाइप की होती है, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बोल रहे जनरली अगर आपका जो इंटरेक्शन हुआ है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने ऑब्जर्व की है अपने ड्रग में, अगर वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होता है? आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्रग अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और आफ्टर इंटरेक्शन वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपको ये ऑब्जर्व होगा कि ड्रग की जो सॉलिबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन एन वाटर इज इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी का उल्टा इसी के कॉन्ट्रास्ट में कब होगा? जब आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो ये बोले जब आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो तो इंट्रामोलिकुलर के केस में क्या होता है कि जैसे ही आपका आपने ड्रग लिया, इसे वाटर के साथ इंटरेक्ट कराया, वाटर में डिसॉल्व कराया, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इनका जो इंटरेक्शन हुआ वो एक टाइप का अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंटरेक्शन हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में जो वाटर सॉलिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आगे क्या लिखा है? 10 डिसोल्यूशन ऑफ अ ड्रग इन एन बायोलॉजिकल फ्लूइड डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके बॉडी में जो बायोलॉजिकल फ्लूइड आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसमें ड्रग का डिसोल्यूशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर का फैक्टर है, इसकी वजह से भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या केस होगा? तो ये बोल रहा है, सुनिएगा, ये बोल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट आपको ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है जब भी आप एक बॉन्ड देखते हैं, सपोज मैं बोलूं कि आपका बॉन्ड जो है वो एक्स एंड वाई के बीच में बना हुआ है, ये आपका ड्रग है, ये जिसके साथ इसने इंटरेक्ट किया उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है, आप साफ साफ देख रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि ये दोनों जो एटम्स है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो आपको पता है यहाँ पर को पोल जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि ये जो वाई एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्स एटम जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वाई के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल
नेगेटिव, और x के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी फैक्टर को यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बोला गया है। तो ये बोल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू अ पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच इज रिलेटेड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है उनके ऊपर पोल्स का बनना, यानी कि उनमें पोलराइजेशन जनरेट होना, और कैसे जनरेट होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ओके, अब एक्चुअल में होता क्या है, तो ये बोल रहा है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप वहां इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये बोल रहा है बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन ड्रग विल डिसॉल्व एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन बॉडी फ्लूइड। तो ये बोल रहा है अगर आपको वहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है किसी भी ड्रग के अंदर, यानी कि वहां अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस इफेक्ट की वजह से जो आपकी ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उनमें क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, अच्छे से घुल जाती है। और घुलने के साथ साथ क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो पूरे फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाती है। ओके, सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहे डाइपोल मोमेंट इज अ पैरामीटर यूज टू स्टडी अ रेसेप्टर इंटरेक्शन एंड इन अ QSAR। तो ये बोल रहे डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो अंदर हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, ये डाइपोल मोमेंट क्या है, एक पैरामीटर की तरह एक्ट करता है जब भी हम लोग रेसेप्टर की स्टडी करते हैं, या फिर जब भी हम QSAR यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वहां हमको क्या है, डाइपोल मोमेंट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों फैक्टर्स आप कहाँ लिखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अब लास्ट है आपका स्पेशल कंसिडरेशन। ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन भी क्या है, आपकी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब कैसे करता है, उसके लिए हमको ये तीन फैक्टर्स पढ़ने होंगे। तो पहले बोल रहा है डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डायमेंशन क्या है, तो ये बोल रहा है इट में प्रिवेंट और अलाउ इट टू पास बैरियर और इंटरेक्ट विद द रेसेप्टर साइट। तो ये बोल रहा है आपकी ड्रग का डायमेंशन क्या है, वो किस टाइप के डायमेंशन से बिलोंग कर रही है, उसके बेसिस पे ड्रग को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है और अलाउ किया जाता है, कि मतलब उसी बेसिस पे ड्रग का डायमेंशन क्या है, उसके बेसिस पे ड्रग क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल बैरियर्स है उनको क्रॉस करती है, या फिर आप बोल सकते हो उनसे उनके थ्रू क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, यानी कि क्रॉस नहीं कर पाती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर साइड है उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, वो भी किस पे डिपेंड करता है, आपके ड्रग में जो मॉलिक्यूल है उनके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, जो कि एक टाइप का फैक्टर है जिससे हम स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका इंटर एटमिक डिस्टेंस। इंटर एटमिक डिस्टेंस क्या हुआ, ये बोल रहा था ओवरऑल शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल may have to fit especially in a receptor site in a molecule like a enzyme or a cell active transport system। तो ये बोल रहा है इंटर एटमिक डिस्टेंस आपको ये बताता है कि जैसे हमने पहले भी बोला कि अगर आप ड्रग अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर आपकी रेसेप्टर साइट होती है। तो अगर आपका बॉडी के अंदर ये जो ड्रग आप इंटेक कर रहे हैं, अगर ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर साइट है उसमें फिट नहीं होगी, और फिट होने के बाद ये रेसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगी, तब तक आपकी ड्रग का कोई भी एक्शन शो नहीं होगा। आप ड्रग को इंटेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ड्रग अंदर ले ली तो बस एक्शन शो हो जाएगा। ड्रग तब तक अपनी आपकी बॉडी पे एक्शन शो नहीं करते जब तक ये क्या है, अपने डेस्टिनेशन पे या फिर आप बोल सकते हो अपनी एक्टिव साइट जहां पे इन्होंने जाके बैठना है, जिसे आप बोलते हैं रेसेप्टर, रेसेप्टर पे जाके बैठते नहीं है। अगर ये रेसेप्टर पे नहीं बैठेंगे तो कोई भी एक्शन आपकी ड्रग शो नहीं करेगी। आप दवाइयां कितनी भी ले लो, कोई भी एक्शन वहां पे शो नहीं होगा। तो पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि ड्रग को आप अपनी बॉडी पे लेते हैं तो बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर साइट है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो एक्टिव साइट है, वहां आपकी ड्रग पहुंचनी चाहिए। और जब पहुंच गई वहां पे कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपके मॉलिक्यूल का ओवरऑल शेप एंड साइज पता होना चाहिए। यानी कि आपने अपने ड्रग को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर है वहां पर ये फिट हो जाए। अगर ये फिट नहीं होगी तो कोई भी एक्शन शो नहीं होगा, जैसे हम लोग एंजाइम्स के केस में भी देखते हैं, जैसे मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली, इतनी चीज आई। अगला फैक्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या करती है, तो ये बोल रहा था ओरिएंटेशन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप अगेंस्ट इन्फ्लुएंस द शेप एंड द बायोलॉजिकल एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द अदर बायोमोलिक्यूल और इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली इट विल बी एक्सट्रैक्ट how will be excreted from the target receptor and the cell। तो ये बोल रहा है ना, आपका ओरिएंटेशन तो आपको पता है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो आपको पता है, आपका कोई ड्रग है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से अरेंज है, उसी को तो आप बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अगर आप स्पेस में उनकी बात करें, एक प्लेन पे नहीं स्पेस पे बात करें, तो उसे आप बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये बोल रहा है कि आपके ताकि आपकी जो ड्रग है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उनका ओरिएंटेशन का भी आपको पता होना चाहिए, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी नोन होनी चाहिए, बिकॉज स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना वो भी आपकी ड्रग की एबिलिटी को अफेक्ट
करती है, और एबिलिटी को तो अफेक्ट करती है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को तो अफेक्ट करती है, साथ ही साथ ये फैक्टर भी अफेक्ट करती है कि आपकी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग वो रेसेप्टर वगैरह इंक्लूड करते हैं, जहां पे आपकी ड्रग क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होना है, किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, वो भी डिपेंड करता है आपके ड्रग में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनके ओरिएंटेशन, या फिर आप बोल सकते हो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। साथ ही साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री ये भी अफेक्ट करती है कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है उनके साथ इंटरेक्ट करिए, उनका इंटरेक्शन क्या रेट जो है वो भी कौन अफेक्ट करता है, किस पे डिपेंड करता है, आपकी ड्रग की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, यानी कि उस ड्रग के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से अरेंज है उन पे। ओके, तो ये फैक्टर आपका क्या हुआ, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ा ड्रग की और है, तो हमको थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री नहीं है, थोड़ा ड्रग के साथ है तो थोड़ा रिलेट करते हुए हमको समझना पड़ेगा। बट इतना मटेरियल आपके लिए डेफिनेटली इनफ रहेगा, आप इतनी चीजों को ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसपे हमने आज बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।